इंद्रजीत रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर साहब। इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दीपक साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। दीपक जी, 12 बजे आपकी एक बहुत अहम मीटिंग गुवाहाटी के होटल में प्रस्तावित है, संभवतः कुछ देर में होगी, लेकिन परिस्थितियां बहुत बदल रही हैं और अब आपको तो सीधे सीधे मुंबई से कई तरह की धौंस और धमकी भी दिखाई दे रही है, एक आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी आगे की रणनीति क्या है? देखिए, हमारी रणनीति तो यही है। कुछ रणनीति वगैरह कुछ नहीं है। पहले जो हमारा जो ग्रुप है उसको रिकग्निशन देनी चाहिए। तो एक घटनात्मक कर्तव्य है सब वहाँ पे हमारे जो उपाध्यक्ष है उनका जो घटनात्मक कर्तव्य है उसको वो निभाए, ये पहला है। दूसरी तो चीज ये है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जिम्मा फाइनली एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सीएम साहब का रहता है। तो सीएम साहब ऐसा देखे कि ये जो चल रहा है रास्तों पे उतरने का, ये तुरंत बंद हो जाए, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो भी निर्णय है वो तो विधान भवन में ही होगा। हम लोग सब उनको ही मानते हैं, वो हम कभी भी उनसे दूर नहीं गए हुए हैं। लेकिन ऐसी हरकतें अगर कार्यकर्ता करेंगे तो उसमें कुछ दरार आ सकती है। एक जगह पे आप बोल रहे हैं कि आइए मुझे मिलिए, और दूसरी जगह पे ये सब हो रहा है। ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि शांतता बननी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि ये सब देख के हमारे लोग विचलित हो जाएंगे, तो ऐसे विचलित नहीं होंगे। अगर सरकार चाहती तो 2 मिनट में ये बंद हो सकता है। रिसेंटली एक आंदोलन तय हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन वो आंदोलन नहीं हो सका क्योंकि गवर्नमेंट ने वो आंदोलन को रोक दिया। तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और लॉ एंड ऑर्डर सही ढंग में रखना एक गवर्नमेंट का कर्तव्य है। अगर गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाती है तो फिर राज्यपाल जी का रोल आता है। तो ऐसा नहीं हो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक कल्चर है, उस कल्चर को सही ढंग में रखना चाहिए। और ये जब दबाव नीति है, वो दबाव नीति में कोई दबने वाला नहीं है। लोग प्यार से जीते जाते हैं, प्यार से जग जीता जाता है, लेकिन संघर्ष से जग आज तक किसी ने नहीं जीता। महात्मा जी ने एक इतिहास करके दिखाया, एक अहिंसक आंदोलन करके दिखाया। अगर आप किसी को समर्थन करते, जाइए समर्थन कीजिए। ये जो करने का तरीका है वो तरीका गलत है। ओके, तो आप काफी अहम बातें कह रहे हैं। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी थाड़े से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। विनोद, नमस्ते विनोद जी। दीपक जी, स्वागत है आपका। मैं विनोद जगदाले हूँ। दीपक जी, 16 विधायकों के खिलाफ ये नोटिस इशू हुआ है। आप कह रहे हैं ये गैर कानूनी है, कि ये नोटिस हमें लागू ही नहीं हो सकता। क्या कहना है आपका? विधायकी तो खतरे में आ गई है। कैसे खतरे में आएगी? ये तो सिर्फ विधान भवन में हो सकता है क्या? इसके आगे चल के कोर्ट है। खतरे में आने की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोविजन क्या है? प्रोविजन 7 दिन का वक्त देने की प्रोविजन है। प्रोविजन रूल क्या बोलता है कि आपको जब नोटिस इश्यू होती है तो विद इन 7 days यू मस्ट रिप्लाई। और अब 2 दिन की नोटिस निकालते हैं, तो पहले ही ये हो गया कि हमारा जो हक है 7 दिन की मोहलत मिलने का, वही आप ये कर रहे हैं। तो पहले हमारी विनती ये होगी कि जिसकी प्रोविजन है आप हमें 7 दिन का वक्त दीजिए। दूसरी चीज ये, आपने जो व्हीप और पार्टी चीफ जो अपॉइंट किए हैं उस पर सिर्फ 18 सिग्नेचर है। अगर 55 लोगों की आपकी पार्टी है तो 18 सिग्नेचर से आप कैसे बदल सकते हैं? ये सब हाथकंडे है टाइम किलिंग की। और दीपक जी, मेरा सवाल वही है। दीपक जी, मेरा सवाल वही है। दीपक जी, मेरा सवाल, हाँ बोलिए। दीपक जी, मेरा सवाल वही है, फिर क्या अजय चौधरी को जो नियुक्त किया गया है गुट नेता और चीफ व्हिप के तौर पर प्रभु को नियुक्त किया गया है, क्या ये भी गैर कानूनी मानते हैं आप और इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे? नहीं है, इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे। और दूसरी चीज तो है कि अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे तो उसमें पक्का लिखा हुआ है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर कोई व्हीप के खिलाफ मतदान करता है या के खिलाफ कोई प्रेजेंट नहीं रहता है, उस पर क्लियरली लिखा है ऑन ये विधानसभा के मंच पे होना चाहिए, ना किसी नहीं जाओ
तो आपको डिस्क्वालीफाई कर, लाखों लोग आपको जीत के देते हैं, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। और अगर आप किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इस तीनों में से फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने कुछ ये नहीं किया, फिर हम लोगों ने अपना पक्ष नहीं बदला है, तो हमने अपना गुट बनाया है जिसकी प्रोविजन है 2/3 MLAs could come together and form their own group. So उस ग्रुप को तो आप इसके लिए कितनी देर तक आप उसको पेंडिंग रखेंगे? ये आप पे मैंडेट उसको ये देना। आपको लगता है कि आपको किसी से बोलना है, किसी की सिग्नेचर कंफर्म करनी है, हम लोग फिर से सिग्नेचर करके आपको भेज देंगे, लेकिन कीजिए जो आप कर्तव्य है वो कीजिए। ऐसी मुझे हाथ जोड़ के मेरी विनती है आपसे। केसरकर जी, पहले संजय राउत धमका रहे थे, अब आदित्य ठाकरे भी धमका रहे हैं। कल एक प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही है कि विधान भवन का रास्ता ये लालबाग परेल और वर्ली से होकर गुजरता है। लगातार ये धमकियां बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक आदित्य जी को एक अच्छा नेता हम लोग समझते हैं। देखिए, मेरी उम्र है आदित्य जी से दुगने उम्र का मैं हूँ, फिर भी आदित्य जी जब आते हैं तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। ये रिस्पेक्ट है उनके फैमिली के लिए, ये रिस्पेक्ट है उनके दादाजी के लिए, उनके परदादा जी के लिए, जिन्होंने कुछ किया है महाराष्ट्र के लिए। तो उनको वो लीगेसी आगे लेके जाना है, ना कि ऐसे वाले जो ढंग है जो संजय राउत जी करते हैं। आज संजय राउत जी एक बड़े नेता है, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो भी उनको एक बार जाके सुनना चाहिए कि वो जो बोलते हैं वो महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है, ये भाषा महाराष्ट्र की भाषा नहीं है, और वर्ली से किसी ने डिफेक्ट नहीं किया है। देखिए, हम लोग किसी ने भी डिफेक्ट नहीं किया, हम आज भी शिवसेना में हैं। हम बारंबार बोलते हैं कि आज भी हम लोग शिवसेना में हैं। और आप एक बोलते हैं कि हमें आके मिलिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, और आप लोगों को बोलेंगे कि हम पे पत्थर फेंकेंगे, हमको रास्ते में अड़ाएंगे। आजकल कोई इस चीज को ये नहीं महत्व नहीं देता। आप देखिए, अगर दूसरी कोई सरकार होती तो आधे से लोग जेल में जाते हैं, और फिर उनको जो मदद चाहिए, उनको जो वकील देना चाहिए, वो देने के लिए भी कोई आते नहीं है। मैंने ये रियलाइज किया है कि आंदोलन करने के लिए बोल देते हैं, और जिन पे ये कोर्ट केसेस हो जाते हैं वो अपने कोर्ट केसेस 6-6 महीना, साल 2-2, 3-3 साल करते रहते हैं। उनका पासपोर्ट ये हो जाता है, किसी को नौकरी होती है, वो नौकरी उसकी खतरे में आ जाती है। तो यंग देखिए, दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। एक लड़का है जो अपने माँ बाप का सहारा है, कल जाके उसको नौकरी करनी है, आज उस पे केस हो जाएगी तो उसको कौन नौकरी देने वाला है? उसका पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाता है इस तरीके से काम करने से। केसरकर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, शुक्रवार को वडोदरा में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों की मुलाकात हुई, चोरी चोरी छुपके मुलाकात हुई है। क्या इस मुलाकात की बात आपको पता है? आपने शिंदे साहब से बात की है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने शिंदे साहब को ये नहीं पूछा है। हमने एक मत से एक रिजोल्यूशन किया था कि जो भी पॉलिटिकल डिसीजन है वो शिंदे साहब ले। अभी ये करने के लिए शिंदे साहब को किसी से मिलना पड़े, किसी से फोन पे बात करनी पड़े, तो हर दिन हम उनको ये नहीं बोल सकते। उनकी किससे मीटिंग होगी मैं तो खुद नहीं जानता, क्योंकि मैं ये उनसे पूछना उचित नहीं समझता। लेकिन उनको तो ये अधिकार है, वो किसी के साथ मीटिंग कर सकते हैं, या तो वो मुंबई में बात कर सकते हैं, मातोश्री में बाला अपने उद्धव साहब से बात कर सकते हैं, उनका अधिकार है। अगर उद्धव साहब का फोन आ गया तो वो लेंगे ही ना। वो उनसे इतना ही प्यार करते जो जितना पहले करते थे, इतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप क्यों समझते हैं और ये सब क्यों चल रहा है, जबकि हम लोग बाहर नहीं निकले? और ये करने का आपका मॉरल राइट है क्या? आपने इकट्ठा, हमने इलेक्शन लड़ा था, आपने जो वोट मांगे थे वो सेना बीजेपी के लिए मांगे थे, ना के सेना और एनसीपी के लिए। फिर अगर 2.5 साल अगर पक्का हो जाता और सेना और बीजेपी इकट्ठा रहती और पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बनते, तो 2.5 साल के बाद जब वो पद छोड़ देते तो आप यही करने वाले थे क्या? क्या लोग आपके बारे में सोचेंगे? आप जो प्रॉमिस देते हैं उसको आप निभाते हैं या नहीं, इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे? तो ये मेरा कहने का ये नहीं है कि किसी पे क्रिटिसाइज करूं। मुझे ऐसे लगता है कि मोदी जी का और एक उद्धव साहब का एक अनोखा नाता है, जो नाता बाला साहब की वजह से बन गया। आज भी उनको वो छोटा भाई मानते हैं, आज भी वो उनकी इज्जत करते हैं। इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर आपके इतने करीब है, आपका एक फोन पे भी आपकी बात हो जाएगी।
तो सब मामला हल हो जाएगा। केसरकर जी, आपका इतना ही कहना था ना कि आपको लोगों ने झूठे आरोप किए। ये आरोप करने वाले कौन थे? वो लोकल लीडर थे जो नहीं चाहते थे कि आप और बीजेपी इकट्ठा आए। इस आरोप जी, मैंने उस वक्त, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। केसरकर जी, कहा यह जा रहा है कि यह राजनीतिक पेज जितना लंबा खींचेगा उतना ही नुकसान शिंदे कैंप का होगा, क्योंकि जो विधायक है उनका मनोबल यहां पर गिर सकता है। क्या क्या कहेंगे आप? हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और ये भूमि साईं बाबा की भूमि है, जिन्होंने बोला है श्रद्धा और सबूरी। हम भारत की संविधान में विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे सिद्धांतों पे हम विश्वास करते हैं, इसलिए आज एक भी हमारा जो विधायक है उन्होंने हर एक बोलता है कि हम लोग आज भी शिवसेना में। मतलब श्रद्धा तो हमारी है और सबूरी की देन तो हमें उस भूमि ने दी है। जैसे मैंने साईं बाबा को बोला तो हर कोई उनका भक्त है, तो वो बोलेगा सबूरी, हमारी सबूरी कैसे टूटेगी? ये पेशेंस तो हमको देन है, हमारे महाराष्ट्र की देन है, ये हमें आशीर्वाद है जो हमें शिरडी से मिला है, तो ये टूटेगा नहीं। मैं खुद एक साईं भक्त हूँ, मैं बोलता हूँ ये टूटेगा नहीं। और कल मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद 100% विधायक आके मुझे मिले। उन्होंने बोला कि हमारी मन की जो बात है आपने हमारे लोगों तक पहुंचे, अब हमें कोई भी डर नहीं है। और इसको बोलते हैं इकट्ठा रहना। जब हम लोगों ने बोला था कि हमारे मोबाइल्स आप ले लो और एक एक बैग में हमने उनको रख के वो दिया था, और जब एकनाथ शिंदे वापस आ गए तो उन्होंने बोला ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। वो खुद हर एक विधायक को मिलने के लिए गए उनके रूम में, उन्होंने उनके मोबाइल्स लौटाए। इसको नेता बोलते हैं। तो ऐसे नेता तैयार किए हैं बाला साहब ने, ऐसे नेता तैयार किए उद्धव जी ने, तो उनके साथ आप बोलिए ना, आप उससे हल निकालिए। हम जैसे छोटे लोग क्या बोलेंगे इसमें? जो विधायकों के ऑफिस पर, दफ्तर पर हमले हो रहे हैं और पोस्टर पर कालिक पोती जा रही है, क्या इन जो विधायक आपके साथ मौजूद है इन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता हो रही है क्या? ये तो सब दबाव नीति है। जिस दिन उनके परिवारों की सुरक्षा नहीं होगी तो मेरा भी संयम टूट जाएगा। आज जो बोल रहा हूँ इतनी बातें मैं भी जानता हूँ, मैं एक सिंपथाइजर हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसी चीजों को मैंने कभी भी सहन नहीं किया। महाराष्ट्र में कोकण से में जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी वो लड़ाई मैंने खुद लड़ी है। और बाला साहब का सपना है वो सच करने में थोड़ा सा अनुदान या बहुत सारा अनुदान मेरा भी उसमें ये रहा है। तो मेरे साथ ऐसी बात, मैं ऐसे समझता हूँ कि कभी ऐसी नौबत नहीं आए कि जो वाणी हमने शिवसेना के लिए यूज की है, उसका बड़प्पन कहने में यूज की है, तो उसमें अगर मैं कुछ ऐसे बोल दूंगा कि सब शिवने को लगेगा कि अरे हम लोग ये क्यों कर रहे थे। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए और उनको भड़काना नहीं चाहिए। वो एक ऐसा शिवसैनिक है जो बाला साहब ने उसको तैयार किया है। केसरकर जी, उसको, वो कैडर को मत तोड़िए, आप मत तोड़िए, ये बहुत गलत बात है। केसरकर जी, केसरकर जी, बोलिए। केसरकर जी, पहले आप वर्षा पर दिखे थे, अजय चौधरी जब गुट नेता बने थे तब आप उनके साथ नजर आए। आपके साथ ऐसा क्या बदसलूकी हुई आपके साथ कि आप सीधा शिंदे कैंप में दाखिल हुए? क्या हुआ था आपके साथ, जरा बताइए। देखिए, मैं जब निकल रहा था उद्धव साहब को मिलके, तो आदित्य जी वहां पे थे, तो वो बोल रहे थे कि मैं सेंट रेजिस पे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ वहां तक चलिए। तो मैंने पहले उद्धव साहब को भी बोला था कि मेरी पत्नी बीमार है और मैं तो अपने घर पे रहूंगा, मैं किसी होटल में रहूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर आदित्य जी को भी बोला था, और जो हमने उद्धव को बोला था वो आदित्य जी को भी आते समय मैं उनके कार में था। फिर गुलाबराव पाटिल थे, दादाजी भुसे थे, संजय राठौड़ थे, ये सब सीनियर मेंबर्स थे और हमने अच्छी तरह से हमसे बात हुई। हमारा जो कहना है हमने उनको कह दिया। और फिर मैं जब गाड़ी से निकला और अपने घर जाने के लिए मैं गाड़ी में बैठा तो 100-150 पार्टी वर्कर्स ने मुझे मेरे गाड़ी को घेर लिया। उसमें कोई असामाजिक तत्व भी थे जिनको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, उनकी मैं, क्योंकि मैं होम डिपार्टमेंट का मंत्री रह चुका हूँ, कौन किस गैंग से बिलोंग करता है। अगर वो शिवसैनिकों में आते तो क्यों आते हैं? लोग ऐसे स्थिति का फायदा उठाते हैं और फिर वो आगे आ जाते हैं।
जब आप ऐसा वाला आंदोलन करते हैं तो असामाजिक तत्व उसमें आ जाते हैं। फिर मैं अपने घर पे निकला तो 4 गाड़ियां मेरी पीछे लग गई थी। तो मैंने शिवसेना के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है देसाई साहब, उनको मैंने फोन किया। मैंने बोला कि इनको तुरंत हटाइए, अगर नहीं हटाएंगे तो मैं अलग से डिसीजन ले लूंगा। आप मुझे जानते हैं, मैं ऐसे करने वाला हूं अगर ये नहीं हुआ। और सुबह भी वही गाड़ी खड़ी रही तो मैंने लोकल चैनल वालों को बुलाया अपने घर पे। उनको मैंने बोल दिया कि मैं इसको सहन नहीं करूंगा, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये मान्य नहीं है। ऐसे तत्वों के खिलाफ मैंने खुद लड़ाई दी है, अपनी जान में जोखिम डाल के मैंने ये लड़ाई दी है। तो मैं इनके सामने कैसे झुक जाऊं? मुझे ये मंजूर नहीं है। मैंने ये ओपनली केसरकर जी अभी आपने कहा, केसरकर जी अभी आपने कहा, केसरकर जी अभी आपने एक बात कही है कि वहां पर जब आपको घेरा गया तब कोई असामाजिक तत्व थे, कोई गैंग के मेंबर थे। मतलब क्या वो शिवसैनिक नहीं थे, किसी गैंग के मेंबर थे? क्या कहेंगे, आरोप क्या है आपका? मैंने एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। होम मिनिस्टर होने की वजह से मैं उनका बैकग्राउंड जानता। वो काफी एग्रेसिव है और उनका पास्ट बैकग्राउंड है, वो क्रिमिनल था। चाहे वो उनके सदस्य बन गए होंगे, इसका मुझे इट डोंट मेक मी एनी डिफरेंस। जिसका मुझे मालूम है जिसके बारे में कि ये असामाजिक तत्व है, मैं उनका असामाजिक ही बोलूंगा। ये मेरा मॉरल है, मैं उनके सामने झुकता नहीं हूँ बिल्कुल। क्यों झुकूं मैं? मुझे अपने जान की परवाह होगी तो मैं अपनी जान की सोचता रहूंगा, फिर मैं समाज की नहीं सोचूंगा। मैं एक ऐसा कार्य करता हूँ कि जिन्होंने अकेले एक लड़ा दिया है बहुत बड़ा, और वो इससे बहुत ये था, मतलब इससे काफी डिफिकल्ट था। जो बाबा साहब चाहते थे वो शिवसैनिक नहीं कर सके, वो एक सामान्य आदमी ने करके दिखाया। ये करके दिखाया, उस करने से पहले मैंने अपने खुद के पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर मैंने वो लड़ा दिया। तो ऐसा है कि ऐसे आदमी के साथ आप ऐसा बर्ताव करेंगे तो बहुत ही गलत है। मैंने जब वो लड़ा दिया था तो मुझे दिल्ली बुलाया गया था, पीएम ऑफिस में बुलाया गया था। देश के संरक्षण मंत्री पर्रिकर साहब मुझे लेके गए थे। मैंने उनको बोला कि मैं गरीबों के लिए काम करने वाला आदमी हूँ और शिवसेना गरीबों के लिए काम करती है। मेरे जैसे 100 नेता आपको मिल जाएंगे जो शांत है, जो संयमी है। उनको तो मेरे जैसे 1-2 ही मिलेंगे। मेरी जरूरत है, उस वक्त वो इकट्ठा थे। और मैंने बोला मुझे आप अगर मोदी साहब के साथ पास लेके जाएंगे तो मैं उनका इतना रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बोलेंगे मेरे पार्टी में आ जाओ तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो आप मुझे जाने दीजिए। मैंने वहीं से मैं वापस आ गया, मैंने उद्धव साहब की पार्टी ज्वाइन की। या उद्धव साहब को ये मालूम नहीं है? फिर अगर मेरी इतनी ये है, समझ है कि मैं इस तरह का निर्णय लेके इतनी बड़ी एक टुकड़ा के आपके पास आ गया और आपके कार्यकर्ता मेरे साथ ऐसा बदसलूक कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और इससे कोई पार्टी बढ़ती नहीं है, इससे पार्टी कम हो जाती है। बाला साहब का क्या था, 90% समाज सेवा करो, 10% राजकारण करो। केसरकर जी आपका जो शिंदे गुट है, हाँ बोलिए ना। केसरकर जी जो आपका शिंदे गुट है वो बाला साहब का नाम ले रहा है। उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि मेरे बाप के नाम पर वोट मत मांगो, मेरे बाप के नाम पे वोट मत मांगो, आपके बाप के नाम पे वोट मांगो। इस प्रकार की भाषा अब पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने की है। नहीं, देखिए किसी ने भी वोट तो नहीं मांगा है, हम लोग तो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं। जब 2.5 साल बाद हम लोग जाएंगे हमारे जनता के सामने तो हमें जैसे उनकी मर्जी है वो करेंगे। लेकिन एक तो ऐसे है कि हम लोग पिताजी बोलते हैं, हम लोग कभी बाप नहीं बोलते। और मुझे नहीं लगता कि उद्धव जी ने कहा होगा, शायद ये अपने राउत साहब ने बोला होगा। राउत साहब की लैंग्वेज है, मेरे समझ से है, मुझे ज्यादा मालूम है। वो बहुत ही फायरी स्पीच करते हैं, वो आग लगा देते हैं, लेकिन आग बुझाने की उनकी कैपेसिटी है मुझे मालूम नहीं है। अंगार भंगार वगैरह ये सब ठीक है जो घोषणाएं दिए जाते हैं, लेकिन आप किसी का घर जला देते हैं तो उस घर के आदमी जिन्होंने ये घर बड़ा किया उसको कैसे लगता होगा, ये आप सोचिए। जब आप किसी एमएलए के घर पे पत्थर फेंकते तो अंदर उसकी बीवी बैठी हुई होते, उनके बच्चे बैठे होते, वो बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे तो टाइम नहीं दिया, उन्होंने सब शिवसेना को टाइम दिया और इसी पार्टी के लिए उन्होंने टाइम दिया जो हमारे घर पे फेंक रहे, जो हमारे जान के पीछे है। ऐसे उनको लगेगा, उसके बारे में सोचिए आप। एक महाराष्ट्र का कल्चर है, ये महाराष्ट्र का कल्चर बिल्कुल नहीं है। रास्ते पे आना, दूसरे को धमकाना, ये कल्चर नहीं है। उस कल्चर को आप मत प्रमोट कीजिए। जी केसरकर जी,
केसरकर जी, परसों एकनाथ शिंदे आप सभी विधायकों का संबोधन कर रहे थे, तब एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी की महाशक्ति हमारे साथ मौजूद है। क्या भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है? देखिए, उन्हें किसी भी पार्टी के साथ जाना हो, मैं तो कब से बोल रहा हूं कि ये जो अलायंस है वो बीजेपी सेना अलायंस होना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन था और सब लोग यही चाहते थे। ये इतने 50 लोग इकट्ठा क्यों हुए? क्योंकि हर एक के कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबर 2 डिफीटेड रहते थे, आइदर बीजेपी और कांग्रेस। वो लोग आके वहां अनाउंस करते थे कि दिस इज गोइंग टू अवर नेक्स्ट कैंडिडेट। मतलब आप सत्ता में ही आए हमारे लिए और हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आप ऐसा बोल रहे हैं, तो कौन विधायक इसको सहन करेगा? और ये कंप्लेंट लास्ट 1.5 साल से चल रहा है, ना कि सिर्फ एमएलए कंप्लेंट कर रहे हैं, हर एमपी भी यही कंप्लेंट कर रहा है। और फिर हम क्या करें? हम तो छोटे से कार्यकर्ता है। मैंने जितने समय हो सका साहब को बोल दिया, अभी नहीं सुन रहे तो हम लोग विभक्त हो गए। और उनको लगता है कि इकट्ठा आना है तो वहां का गठबंधन तोड़ना चाहिए और जो दूसरा ऑप्शन है वही उनको लेना चाहिए, और फिर तो ही ये बन सकता है, ऐसे मुझे लगता है। कल आदित्य ने यह आरोप लगाया है कि कुछ विधायक ईडी के डर से शिंदे के पास गए हैं और कुछ लोग जो है वो बगावत जो कर रहे हैं वो पैसे की लालच में कर रहे हैं। ये 2 बड़े आरोप है, ईडी और पैसे की लालच। देखिए, पैसे की लालच हमें कौन खरीद सकता है? अगर खरीदता तो हम इतना बड़ा संघर्ष कोंकण में करते क्या? ये गलत बात है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये ठीक है कि कई एमएलए ऐसे 3-4 ही है जिन पे ईडी की रेड हुई थी, लेकिन 50 पे तो नहीं हुई, तो बाकी के क्यों आ गए? आप सोचिए ना, आप जब ऐसा वक्तव्य करते तो आप सोचिए बाकी के 50 क्यों आ गए? और इतना बड़ा पार्टी आपका रूलिंग पार्टी है तो उसको छोड़ के आ गए ना, क्यों आ गए? तो उसकी कुछ वजह होगी, आप उसके बारे में सोचिए। एक तो ये भी होता है कि आपकी आइडियोलॉजी कौन सी है, और आप उस आइडियोलॉजी पे नहीं चलते तो भी ये संघर्ष हो जाता है। तो हमारा कहना था कि आपकी जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी है और आपके मित्र पक्ष की जो आइडियोलॉजी है वो आप सेम है। तो आप में कुछ अगर ये हुआ है, कुछ गलत चीजें भी हो गई है बीजेपी की तरफ से, तो आप बात कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। कोई गलत बोला है, कोई भी मातोश्री के खिलाफ नहीं बोलता है महाराष्ट्र में, अगर किसी ने बोला है तो उसको बुला लेंगे, उसमें कुछ एक्शन ले लेंगे। लेकिन ये करने वाले व्यक्ति महान व्यक्ति है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका बहुत अच्छा संबंध है, वो बहुत आत्मीयता रखते हैं मातोश्री के बारे में, वो उद्धव साहब को छोटा भाई बोलते हैं। तो आपको उनके साथ बोलना चाहिए था ना, आपके लोग ऐसे कर रहे हैं, वो हमको दुखा रहे हैं, ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये होना चाहिए था, हुआ नहीं, लेकिन आगे चल के तो ये हो जाए और ये लोग इकट्ठा आ जाए, इतने मैं भगवान के पास प्रार्थना कर सकता हूँ। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कल विधायकों के ऑफिस पर हमले किए गए, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने पत्र लिखा और कहा कि हम विधायकों की जब प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, परिवार को कुछ नुकसान होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और गृह मंत्री होंगे। ऐसे में आपकी सुरक्षा काफी अहम है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार आपको सुरक्षा दे पाएगी अगर आप मुंबई आते हैं? और सुरक्षा नहीं मिलती तो क्या केंद्र से मदद मांगने की कोई कोशिश की जाएगी आपसे? देखिए, महाराष्ट्र में हुआ है कि केंद्र ने बहुत बार सुरक्षा दी है, बहुत सारे लोगों को सुरक्षा दी है। तो ये अगर कायदा और व्यवस्था राज्य शासन के जो लिमिट है उससे बाहर निकल जाती है, फिर सेंट्रल की भूमिका उसके अंदर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति नहीं हो महाराष्ट्र में, इतना ही मेरा कहना है। जी केसरकर जी, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, नमस्ते। तो कुल मिलाकर के काफी अहम बातें दीपक केसरकर की तरफ से की गई हैं। तो आप सुन रहे थे एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर को, और उन्होंने कई बातें कही और साफ तौर पर इशारा, जो सबसे पहला स्टैंड एकनाथ शिंदे गुट का आया था कि आप अपने नेचुरल एलाई के पास जाइए और बीजेपी के साथ जाकर के
गठबंधन कीजिए। न्यूज 24 से उन्होंने बात की है। डिप्टी स्पीकर का नोटिस गैर कानूनी, साफ तौर पर क्या कहा उन्होंने, क्या क्या अहम बातें थी वो आपको हम दिखा रहे हैं। पक्ष रखने के लिए 7 दिन का वक्त मिलना चाहिए था। उस नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा, शिंदे और फडणवीस के बारे में भी उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात हुई है तो वो किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। बाला साहब के तैयार कैडर को तोड़िए मत, शिव सैनिकों को भड़काना नहीं चाहिए और विधायकों पर हमले ठीक नहीं है, सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये अहम बातें जो अभी आप सुन रहे थे दीपक केसरकर, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कही गई बातें हैं। शिव सैनिकों को भड़काना नहीं चाहिए। जैसा कि संजय राउत का आज बयान सामने आया था कि वो शांत बैठे हुए लेकिन हमारे एक इशारे का ही इंतजार कर रहे हैं और बाला साहब को, जो उनके बाला साहब का तैयार किया हुआ कैडर है, उसे मत छोड़िए, शिव सैनिकों को भड़काना नहीं चाहिए। ये तमाम अहम बातें उन्होंने कही हैं और हम पिताजी बोलते हैं, बाप नहीं बोलते। जब ये बात सामने आई कि अपने बाप के नाम पर वोट मांगो, हमारे बाप के नाम पर नहीं, तो इस पर दीपक केसरकर ये कहते नजर आए कि ये भाषा उद्धव ठाकरे की नहीं होगी, ये संजय राउत की भाषा होगी। तो न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे गुट का जो स्टैंड है, जो उनकी मांग है, वो है क्या, वो क्या चाहते हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा एक गुट बना है और हमारे गुट को एक रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए। हम अलग से पार्टी नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ अलग जा रहे हैं, तो हमारे गुट को मान्यता दें। और साथ ही साथ बार बार वो कह रहे हैं कि हमें जो वोट है वो बीजेपी और शिवसेना के नाम पर मिला था, हमारे गठबंधन को मिला था, तो हमें अलग नहीं जाना चाहिए था। और अगर कोई किसी तरह की बयानबाजी आई थी तो कम से कम उस बात को समझना चाहिए था। लेकिन इन